and welcome to this platform as we are having the first lecture that was given by Shivali ma'am, and after Shivali it's me Neelam here having a lecture on the assessment. So friends, you all have known better what is assessment. अभी इस वेबिनार के माध्यम से जो हम कर रहे हैं वो भी असेसमेंट है, क्योंकि हम सभी अपनी समझ विकसित कर रहे हैं, उस प्राप्त समझ को जांच रहे हैं और उसके बाद अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं। तो ये भी आकलन का एक माध्यम है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आकलन है क्या। तो शिवाली मैम ने बहुत अच्छे से आप सभी तक ये बात पहुंचाई कि आकलन से तात्पर्य यह है कि जो भी लर्निंग आउटकम, जो भी शैक्षिक संप्राप्ति हम चाहते हैं अपने साथी अथवा अपने विद्यार्थियों में विकसित करना, उसको हम कितना उन तक संप्रेषित कर पाए और वो कितना उसको ग्रहण कर पाए, यह तात्पर्य आकलन की संज्ञा या उसकी परिभाषा को स्पष्ट करता है। यहाँ एक और बात आती है कि किसी भी आकलन को करने से पूर्व हमें सबसे पहले उसके उद्देश्य की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। तो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से कहा जा सकता है कि आकलन का उद्देश्य यही होता है कि हम अपने आप को ये जांचें कि हम किस स्तर पर हैं और उस स्तर से अग्रिम स्तर के लिए हमारे क्या उद्देश्य हैं, क्या हमारी योजनाएं हैं और उन योजनाओं पर हमें मूर्त रूप में किस प्रकार से कार्य करना है कि जो पक्ष, जो संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक या कौशलात्मक हमें पक्ष विकसित करना है स्वयं के अंदर, अपने विद्यार्थियों के अंदर, उन सब पर हम कार्य कर सकें, उसकी रणनीति बना सकें। तो यहाँ असेसमेंट से पूर्व मैं एक मॉडल पर आपसे परिचर्चा करना चाहूँगी और आप सबने इस मॉडल को सुना भी होगा अभी निष्ठा के प्रशिक्षण के दौरान, इरैक मॉडल। तो यहाँ ये इरैक मॉडल की अवधारणा हमारे आकलन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। जैसे अभी शिवाली मैम ने बहुत सही तरीके से कहा कि हम सभी को बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वो स्वयं चिंतन करें, स्वयं विचारों की अभिव्यक्ति हेतु प्रयास करें और उनका मानसिक सक्रियता उनके व्यवहार में बनी रहे। यह आकलन के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसी प्रकार से अगर मैं इसको शब्द के पूरे शब्द की परिभाषा आपके सामने स्पष्ट करूं तो ERAC इरैक, E letter refer to experience, R for reflection, A for application and C for consolidation. प्लीज जिसके माइक ऑन है अपने माइक ऑफ करें। आवाज आ रही है बच्चों की पीछे से। यस, तो हम बात कर रहे थे इरैक मॉडल की। तो यहाँ पर अनुभव एक सबसे मूलभूत कारक है जो हमारी प्रभावकारिता में वृद्धि करता है। अब बात आती है कि प्रभावकारिता क्या है। तो यहाँ हम ये टर्म बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे कि जब हम बार बार अपने दैनिक जीवन से किसी भी प्रकार का अनुभव ग्रहण करते हैं तो हमारे स्वयं के व्यक्तित्व में कुछ बदलाव आते हैं। उन बदलावों पर हम विचार करते हैं और वही विचार हमें चिंतन की अवस्था तक ले जाते हैं। दैट इज द टर्म R, रिफ्लेक्शन फॉर चिंतन। तो जब हमने अनुभव से कुछ चीजों को ग्रहण किया, ग्रहण करके उनके आगामी जीवन के प्रयोग हेतु हम उसके बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो उस चिंतन की अवस्था के पश्चात हमारे मन में स्वतः ये प्रश्न आता है कि यदि मैं स्वयं के अंदर कुछ परिवर्तन लाना चाहती हूँ या मैं अपने बच्चों के लर्निंग आउटकम को विकसित करना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं किस प्रकार से अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी को परिवर्तित करूँ कि जो डिजायर्ड लर्निंग आउटकम है वो मेरे स्टूडेंट को मिल सके। तो आकलन के लिए यहाँ एक टीचिंग साइकिल है हमारे पास जिसको हम अभी कुछ समय के बाद आपसे साझा करेंगे। पहले बात करते हैं E for experience, R for reflection. Now it's turn for A. A for application. Application means anuprayog. It means when we have just received the experiences of daily life. After getting the experiences, we have a lot of to change, to accept, to modify. कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें अपने प्राचीन अनुभव से नवीन की तरफ चलते हुए कुछ चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को ग्रहण करना चाहते हैं और इस प्रकार से हम स्वयं के और बच्चों के और अपनी कक्षा के, विद्यालय के पूरे स्वरूप को परिवर्तित
करने की आकांक्षा रखते हैं। तो इस प्रकार से जब अनुप्रयोग की सीमा तक आते हैं तो तब तक हम और हमारे विद्यार्थी इतने परिपक्व हो चुके होते हैं कि हम 4th लेवल पर, इट मीन्स सी फॉर कंसोलिडेशन तक की अवस्था तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ ये 4 लेटर्स जिसको हम इरैक बोलते हैं, इरैक मॉडल, और these are the steps for activity when it is going to be started teaching by the student and by the teacher, because we can say that learning and teaching are the similar process कि एक टीचर अपने बच्चों से भी सीखता है और स्वयं उनको सिखाता भी है, तो दोनों चीज़ें पैरेलल हैं। तो इस प्रकार से एक विद्यार्थी और एक अध्यापक दोनों जब सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं तो दोनों प्रत्येक पल एक दूसरे का आकलन करते रहते हैं। तो सरल शब्दों में अब ये धारणा स्पष्ट हो गई होगी कि आकलन है क्या। आकलन मीन्स टू चेक, टू जज, टू ऑब्जर्व द नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस एंड वॉट एवर द पोटेंशियल स्टूडेंट हैव एंड द कलीग ऑल्सो हैव। कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपनी क्लास तक कंसर्न हैं, हमें प्रयास ये करना है कि हमारी कक्षा के बच्चे ही नहीं अपितु समस्त विद्यालय के बच्चे हमारे टीचिंग और लर्निंग मेथड के थ्रू और अधिक से अधिकतम सीखें। तो यहाँ बात आती थी कि इरैक मॉडल के पश्चात जब हम कक्षा में गए, हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई और वी हैव स्टार्टेड टू हैव द इंट्रो ऑफ द स्टूडेंट, ये हमने बच्चों से उनका इंट्रोडक्शन लेना आरंभ किया। तो इंट्रोडक्शन का ये पैटर्न डिफरेंट लेवल का हो सकता है। कई बार टीचर जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार वो उनको एक सरप्राइजिंग टेस्ट के रूप में उनसे कुछ लिखवाना चाहते हैं, कई बार वो किसी बच्चे को पोएम का प्रेजेंटेशन करने के लिए सामने फ्रंट पर आने के लिए कहते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स टू एसेस द क्वालिटी एंड द माइंड सेट ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ जब एक टीचर क्लासरूम में एंटर करता है, वो अपने तरीके से बच्चे का असेसमेंट करता है, उस असेसमेंट के बेस पर वो स्वयं अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी को डिसाइड करता है। और जब उसकी टीचिंग स्ट्रेटेजी वो डिसाइड कर लेता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठकर आ जाता है कि हाउ कैन आई मैनेज द वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ द स्टूडेंट ऑन वन प्लेटफॉर्म। तो यहाँ 4 क्वेश्चन असेसमेंट के हमारे सामने उभर कर आते हैं, एज शिवाली मैम ऑल्सो रिफर्ड, कि आकलन क्यों। तो आकलन इसलिए जिससे कि एक टीचर बहुत सुगमता पूर्वक अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी को निर्धारित कर पाए कक्षा के विभिन्न मानसिक स्तर के बच्चों को देखकर। सेकंड, कि आकलन कैसे। एज आई टोल्ड यू कि आकलन की विधियां हमारे टीचर के स्वयं के व्यक्तित्व पर निर्भर करती हैं। जिस प्रकार से एक टीचर की पर्सनालिटी होगी उसी प्रकार से वो अपनी रुचि और अभिवृत्ति के अनुसार अपने आकलन के प्रकारों को निर्धारित करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शिक्षक रचनात्मक लेखन में बहुत रुचि रखता है तो वो कक्षा में प्रवेश के पश्चात बच्चों को स्वतंत्र लेखन के लिए प्रेरित करेगा, तो दिस इज ऑल्सो एन असेसमेंट। अगर किसी शिक्षक को गाने का बहुत शौक है तो इट मे बी दैट कि वो किसी स्टूडेंट को बोले कि यू हैव टू जस्ट कम एंड रिप्रेजेंट वॉट एवर यू वॉन्ट टू रिसाइट। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ असेसमेंट। सो it is different according to the personality, interest of the teacher. Next, third question is how, कि assessment हमें कैसे करना चाहिए। Now I discuss on it. If we just see, we should always try to categorize the assessment objectives according to the learning outcome of the students. It means कि हमें ये देखना होगा कि उस कक्षा का कौन सा बच्चा कौन से शैक्षिक संप्राप्ति के स्तर पर विद्यमान है और उसके इस लेवल से अग्रिम स्तर तक ले जाने के बीच के इस गैप को दूर करने के लिए हमें क्या रणनीति निर्धारित करनी है। तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि अभी मैंने आपसे कुछ समय पहले टीचिंग साइकिल की बात की थी, तो वो टीचिंग साइकिल हमारा यहाँ इस संदर्भ में परिलक्षित होता है कि जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे पास विभिन्न डिफरेंट कैटेगरीज के बच्चे आ गए हैं, उनके आने के पश्चात टीचर ने अपना एक एक्शन प्लान तैयार किया और उस एक्शन प्लान के अनुसार वो उसे मूर्त रूप में सामने लाना चाहता है। तो अब उसे क्या करना है।
अब उसके सामने बहुत बड़ी समस्या इस बात की आ जाती है कि जब डिफरेंट पेस ऑफ लर्निंग स्टूडेंट उसके पास क्लासरूम में है तो वो कैसे मैनेज करे। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि पेस ऑफ लर्निंग, अगर हम देखें द पाथ ऑफ लर्निंग, तो इसमें दो कैटेगरी होती हैं हमारे पास। एक स्लो लर्नर बच्चे होते हैं, एक फास्ट लर्नर, कुछ हाइपर एक्टिव भी होते हैं। तो यहाँ ये सोचने वाली बात है कि टीचर की स्ट्रेटेजी एक ही क्लासरूम में एक ही समय सीमा के अंतर्गत अलग अलग किस प्रकार से लागू की जाए कि विभिन्न लर्निंग आउटकम वाले स्टूडेंट उससे बेनिफिट ले सके। तो यहाँ इस चीज़ के लिए 12 मीट्रिक बॉक्स एक हमारे पास पूरी संकल्पना है, और इसमें ये कहा गया है कि जो बच्चों को पढ़ाया जाए तो उनको गतिविधि के चरणों के माध्यम से लेकर जाया जाए। अब गतिविधि के चरण क्या होते हैं? एज आई टोल्ड यू, इरैक, दीज आर द स्टेप्स ऑफ फ्रेमिंग एंड एक्टिविटी। कि आप किसी भी अगर टॉपिक को पढ़ाना चाह रहे हैं तो इट डजंट मीन कि आपने बच्चों को ग्राउंड में ले गए कि एक्टिविटी सिर्फ ग्राउंड में ले जाना है, या पोएम सुनाना एक्टिविटी है, या डांस करवाना एक्टिविटी। नो, एक्टिविटी मीन्स एनी टूल, एनी स्ट्रेटेजी दैट कीप द स्टूडेंट्स मेंटली एक्टिव। कह सकते हैं कि मानसिक रूप से छात्रों को सक्रिय रखना ही एक्टिविटी है, गतिविधि है। अब वो गतिविधि में आप चाहे तो प्रश्न ले सकते हैं, अभी हम इस बारे में बात करेंगे कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस शुड बी टेकन एज द एक्टिविटी। तो आप प्रश्न ले सकते हैं, आप छोटे छोटे ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन, पजल्स दे सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि यदि मान लीजिए हम कक्षा में गए हैं वेरी फर्स्ट टाइम और वी हैव टू जस्ट टेक द इंट्रो ऑफ द स्टूडेंट एंड देयर इज डिस्ट्रैक्शन इन द क्लास। कि जब पहली बार हम क्लास में जा रहे हैं और बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्ट हैं, वो टीचर को सुनने को तैयार नहीं होते प्रथम दिवस, तो उनको शांत करने के लिए टीचर को ऐसी युक्ति को स्वीकार करना होता है जो बच्चों को मानसिक रूप से एकदम उसकी ओर आकर्षित करे। तो ऐसे में बच्चों से कुछ ऐसे प्रश्न, कुछ ऐसी गतिविधि कराई जाए कि बच्चे आपकी तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर लें। एग्जाम्पल कि अगर आप बच्चों से अचानक से कहें कि आपने अपने आसपास बिल्ली देखी है, तो एवरीबडी विल से यस। अच्छा, तो क्या आपने अपने आसपास हैंडपंप देखा है? अब क्योंकि गांव के बच्चे हैं तो उन्होंने हैंडपंप देखा है। अब आप क्या कहिए उनसे कि बिल्ली और हैंडपंप या कोई और ऑब्जेक्ट जो भी आपको नियर बाय लगता है, इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ शामिल करते हुए सेंटेंस बनाइए। अब टीचर ने उनको एक सेंटेंस दिया जस्ट टू अट्रैक्ट देम, लेकिन सिर्फ अट्रैक्ट करना ही उसका ध्येय नहीं है, उसे बच्चे को मानसिक रूप से सक्रिय करना है जिससे कि वो आगामी शिक्षण प्रक्रिया में सहयोग दे सके। तो यहाँ बच्चा 1 मिनट के लिए सोचेगा, क्योंकि उसने अपने एक्सपीरियंस से बिल्ली को भी देखा है और हैंडपंप को भी देखा है, तो वो कोशिश करेगा वाक्यों को बनाने की। अब इसका ये सीधा सीधा प्रभाव होगा कि पूरी कक्षा इसमें सक्रिय हो जाएगी। हो सकता है कुछ समय के लिए क्लास डिस्ट्रैक्ट भी हो, बच्चे आपस में बात भी करें, शोर भी करें, बट एट लास्ट अगर हम 1 बाय 1 किसी किसी बच्चे को खड़ा करेंगे तो डिफरेंट सेंटेंसेस विल कम फॉरवर्ड। और फिर उसके बाद ये इट्स ऑल्सो वे ऑफ असेसमेंट ऑल्सो। तो इसके बाद आप खुद ही बच्चों से स्वयं ही कहिए कि आपको कौन सा सेंटेंस सबसे अच्छा लगा। नाउ दिस इज द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जब बच्चे चयन कर लेंगे कि हाँ ये सेंटेंस बहुत अच्छा है, देन यू कैन से अ नेक्स्ट चैलेंज टू देम। नाउ मेक देम फोकस्ड। अब उनका क्राइटेरिया और शॉर्ट कर दीजिए। हम बात करेंगे नेस्टेड आउटकम एंड फोकल आउटकम की यहाँ पर, कि उनका दायरा और सीमित कर दीजिए। और अब उनको विपरीत नेचर ना, विपरीत प्रकृति, विपरीत गुणों वाले कुछ ऐसे शब्द दीजिए जो उनको वाक्य बनाने के लिए बहुत अधिक चिंतन करना पड़े। जैसे यहाँ हम उदाहरण ले सकते हैं कि हाथी और शतरंज दोनों बिल्कुल अलग अलग शब्द हैं, कहीं कॉरिलेटिंग नहीं है। उनसे कहा जाए कि आप इस पर वाक्य बनाइए। अब ये उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा, बट दे हैव क्रिएटेड देयर इंटरेस्ट, सो इट विल बी वेरी इजी कि वो कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा वाक्य निकलकर हमारे सामने आएगा जो इन विपरीत गुणों वाले शब्दों को जोड़ करके एक सार्थक वाक्य को बना लेगा।
that was application. This was application. And now after application, it will be very easy for every one of us to join and consolidate whatever the matter is being told in the classroom. कि क्लासरूम में हमारा क्या मैटर चल रहा है, किस प्रकार से हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, बच्चे वाक्यों को चुन पा रहे हैं, बच्चे उन वाक्यों से कुछ और नए वाक्यों की रचना कर पा रहे हैं. तो दिस वाज असेसमेंट दैट वाज टेकन बाय द टीचर and also by the students. So friends, we can say that assessment is a very wide area and it's a very long process and it has different types. अब बात करते हैं हम types की कि how can we assess. We can assess by two types. If we want to say that there are assessment of two types. One is formative and second is summative. आप लोग सुन पा रहे हैं? If anybody has any doubt, please write in the chat box. I will just help to sort out answer of each and every question that is being asked by you. So we can say कि assessment is of two types, formative and summative. Summative means अंक आधारित आकलन. अंक आधारित आकलन. And second is फॉर्मेटिव असेसमेंट. अभी हम बात कर रहे थे सुमेटिव आकलन की, और सुमेटिव आकलन से हमारा तात्पर्य है कि अंक आधारित आकलन जिसमें हमारी परीक्षाएं सम्मिलित हो जाती हैं, जिसका उद्देश्य कहीं ना कहीं अंकों के माध्यम से आकलन करना होता है. तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो इसका जो एस्पेक्ट है, इसका जो एरिया है वो बहुत सीमित है. क्योंकि जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और पढ़ाने के बाद वो बच्चों से कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछता है, कुछ क्लोज्ड क्वेश्चन पूछता है, कुछ कभी डिस्प्ले क्वेश्चन के द्वारा वो आकलित करता है, कभी रेफरेंशियल क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारे एमसीक्यूज और आईसीक्यूज बनाए जाते हैं जस्ट टू एसेस. तो इस प्रकार से वो संकल्पना हमारी एक उद्देश्य पर जाकर समाप्त हो जाती है. और वो उद्देश्य क्या है कि बच्चों के प्राप्त ज्ञान को आकलित करना, उसे अंकों के माध्यम से प्रदर्शित करना और उसके बाद उसका संकलन करना, और संकलन के बाद वो निरर्थक हो जाता है. क्योंकि वो रिजल्ट बनने के बाद सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उस रिजल्ट के आधार पर टीचिंग टेक्निक डिसाइड नहीं की जाती. जो टीचिंग टेक्निक है वो टीचर स्वयं अपने अनुसार कक्षा के वातावरण को देखकर करता है. वो अंक आधारित जो पद्धति है सुमेटिव असेसमेंट की, वो हमारे लिए यूजलेस हो जाती है. इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी के द्वारा भी निष्ठा के कार्यक्रम में मॉड्यूल नंबर 4 में विद्यालय आधारित आकलन के नाम से एक मॉड्यूल को रखा गया था, और उसमें भी इसी प्रकार के बहुत सारे बिंदुओं पर परिचर्चा की गई थी. उसी प्रकार से ध्यान आकर्षण मॉड्यूल में भी, और यहाँ अगर हम देखें तो आधारशिला और शिक्षण संग्रह, इन मॉड्यूल्स में भी असेसमेंट को प्रमुख स्थान दिया गया. तो यहाँ बात कर रहे थे कि असेसमेंट इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज फॉर्मेटिव एंड वन इज सुमेटिव. सुमेटिव इज बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम and it can be varied to sessional exam and assessment test, unit test, half yearly exams and annual exams. And if we just talk about the formative assessment, it leads to the creativity. कि हम बात करते हैं formative की, तो formative have no limitations. इसमें आप चाहे तो इंटरव्यू, सेमिनार्स, सर्वे, इंडेक्स, अकाउंटेबिलिटी, साथ ही साथ स्टोरीज, art, song and whatever presentations, action research, these are all the formative assessment patterns. साथ ही साथ अगर हम बात करें कि हमने भी जिक्र किया कि आकलन क्यों किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए और किन पक्षों का किया जाना चाहिए, तो यहाँ आकलन के पक्ष के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं कि आकलन ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स का किया जाता है. आकलन प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक समय करता है, और एक शिक्षक भी बच्चों के आकलन के द्वारा स्वयं का ही आकलन करता है, क्योंकि
वो बच्चों के आकलन के माध्यम से ये जांचने का प्रयास करता है कि मैं इस समय कहाँ स्थिर हूँ। अगर बच्चे उसके इन्फ्लुएंस को, यानी जैसे मैंने आपसे कहा प्रभावकारिता, कि बच्चे उसके इन्फ्लुएंस को लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं और वो आगे बढ़कर सीखने की इच्छा रख रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि बच्चे लर्निंग आउटकम के डिजायर्ड गोल को अटेन करने के बहुत करीब हैं। अभी आपसे बात की थी द पेस ऑफ लर्निंग कि कुछ देर आर टीचिंग साइकिल की हमने बात की, उसमें कि टीचिंग साइकिल में क्या है कि हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेना होता है। उसके बाद इंट्रोडक्शन लेने के बाद हम बच्चों को असेसमेंट करते हैं। उस असेसमेंट के आधार पर हम 2 कैटेगरीज डिसाइड करते हैं। वन इज एनरिचमेंट एंड सेकेंड इज जस्ट टू रिमेडियल टीचिंग। कि ये कहा जा सकता है कि असेसमेंट के लिए सबसे पहले हम परिचय लेते हैं, परिचय के पश्चात हम मूल्यांकन या आकलन करते हैं, और आकलन के बाद हमारे सामने 2 पक्ष निकल कर आते हैं कि आकलन के बाद हम बच्चों की 2 कैटेगरी डिसाइड करते हैं। एक वो श्रेणी जो बच्चे बहुत धीमी गति से सीख रहे हैं, उनके लिए हमें रिमेडियल क्लासेस की प्लानिंग करनी होती है, और एक वो स्टूडेंट की कैटेगरी जो बहुत अच्छे से सीख रही है और हमें उसको एनरिचमेंट की तरफ लेकर जाना है, यानी उसके अंदर क्षमता का, गुणवत्ता का और संवर्धन करना है। तो इस तरह से टीचिंग साइकिल, इरैक मॉडल, ये पैरेलल चलने वाली प्रोसेस है। अभी हम बात कर रहे थे 12 मीट्रिक बॉक्स की। तो यहाँ 12 मीट्रिक बॉक्स के लिए कहा जा सकता है कि जब एक टीचर ने असेसमेंट कर लिया, सुमेटिव हो या फॉर्मेटिव हो, उसके पश्चात वो डिजाइन करता है अपनी क्लास के लिए टीचिंग स्ट्रेटेजी। अब टीचिंग स्ट्रेटेजी किस प्रकार की हो, ये निष्ठा के मॉड्यूल में भी हमने देखा था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ उस पूरे डिटेल में ना जाते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि जब एक टीचिंग स्ट्रेटेजी एक टीचर डिसाइड कर लेता है, तो उसके पश्चात उसके समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि वो किस प्रकार की तकनीक का स्वीकार करे और किस प्रकार से वो बच्चों तक अपने कंटेंट को बहुत प्रभावशाली ढंग से पहुंचाए। तो यहाँ 12 मीट्रिक बॉक्स जो सिस्टम है वो बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि वी हैव जस्ट नोन दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। The very first activity is oral activity, second is written activity, and third is TLM based activity, and fourth is ICT based activity. So there are 4 types of activity, and if we just frame up any activity in the classroom, we first decide that I should select such type of activity that can be beneficial for the whole class. ऐसा ना हो कि हमारी उस एक्टिविटी में हमारा पूरा फोकस एक ही बच्चे पर हो और उसी बच्चे पर फोकस रहने के कारण कक्षा के अन्य बच्चे बिल्कुल नगण्य हो जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ पहले हमें इंडिविजुअल पर भी फोकस करना है, परंतु इंडिविजुअल पर फोकस करते हुए हमें साथ में स्मॉल ग्रुप्स और होल क्लास का भी कंसेप्ट लेकर चलना है। तो यहाँ ये सिस्टम है कि किस प्रकार से आप इन सब 12 मीट्रिक बॉक्स को यूज करेंगे। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे आकलन की प्रक्रिया को और भी ज्यादा सुदृढ़ बना देती है, एंड दैट इज फीडबैक। प्रशंसा सभी को बहुत आनंद देती है और आलोचना कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन एक शिक्षक को प्रशंसा और आलोचना इन दोनों ही बिंदुओं पर तटस्थ रहकर अपने कार्य को करना होता है। यहाँ इस फीडबैक से संबंधित एक पिग्मेलियन इफेक्ट है जिसके बारे में थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहूंगी कि कई बार क्या होता है कि क्लास में एज वी ऑल नो कि डिफरेंट लेवल के स्टूडेंट हैं, तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी सीख लेते हैं, तो उनको बहुत दे आर जस्ट डिजायर टू हैव द एप्रिसिएशन फ्रॉम द टीचर, कि उनको ये लगता है कि हमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है तो टीचर को हमें प्रशंसा देनी ही चाहिए, और टीचर उनको मोटिवेट करती भी है। अब एक दूसरा सिनेरियो है जहाँ एक बच्चा अच्छा नहीं करता है, तो वहाँ जब बच्चा अच्छा नहीं करता है तो टीचर उसको 2 प्रकार से डील कर सकती है। कि एक प्रकार सीधा सीधा ये कि हम उसको झिड़क दें, हम उसे डांट दें कि आप पढ़ते नहीं हो, आप बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो,
तो धीरे धीरे क्या होगा, एक तरफ वो स्थिति है जहां बच्चे को डांट दिया जा रहा है, उसकी समस्या तक नहीं पहुंचा जा रहा, और एक वहां वो स्थिति है जहां बच्चे को प्रशंसा दी जा रही। ये दोनों ही स्थितियां कहीं ना कहीं हमारे लिए गलत हो जाती है। अब कैसे, कि जिस बच्चे की प्रशंसा की जा रही है उसका आकलन समय समय पर किया जा रहा है विभिन्न माध्यमों से, और उनमें प्रतिभागिता उसकी बिल्कुल स्पष्ट दिखलाई पड़ रही है, और उसमें प्रतिद्वंदिता की भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना भी आ रही है, और धीरे धीरे वो अपने उस डिजायर्ड लेवल तक, वांछित शैक्षिक संप्राप्ति स्तर तक पहुंच जाता है। तो वहां जाने के बाद उसे एक स्तर पर ये लगने लगता है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो यहाँ पर आकर वो जड़ मानसिकता, इसमें हम बाद में बात करेंगे इन चीज़ों की, कि वो फिक्स्ड माइंडसेट के लेवल पर आकर खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वह बच्चा जिसे डांट दिया गया है, जिसकी समस्याओं की तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया है, वो वहीं के वहीं ड्रॉप आउट हो जाता है। तो अब जो बच्चा आगे बढ़ रहा था, नेक्स्ट टाइम जब वो किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट करने की बात आती है तो उसके मन में वही धारणा कि आई एम द बेस्ट स्थिर हो जाती है, फिक्स्ड माइंडसेट हो जाता है। तो उस समय वो परीक्षा में इतना मनोयोग से प्रयास नहीं करता, और धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस में का स्तर जो है वो गिरने लगता है, अगर उसको मोटिवेट ना किया जाए समय समय पर। ठीक, राइट। तो यहाँ पर बात की हमने कि जो डल बच्चा था, जिसको हमने बहुत कमेंट कर दिया, अगर हम उसको बहुत श्रीउड कमेंट, बहुत क्रूर या बहुत ही एग्रेसिव तरीके से डील ना करें, उसके कारणों की तरफ जाएं, तो उसका जो जड़ मानसिकता है, जो फिक्स्ड माइंडसेट है, वो ग्रोथ माइंडसेट की तरफ चल जाएगा, कि धीरे धीरे वो स्टेप बाय स्टेप कोशिश करेगा। और टीचर अगर उसको कहता है कोई बात नहीं, मैंने देखा कि आपने अटेम्प्ट किया, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह गई, और इस बार तुम इस वाली कमी पे फोकस करना, तो जाहिर सी बात है तुम बहुत अच्छा कर पाओगे। तो दीज आर द टाइप ऑफ सेंटेंसेस, कि एक ही वाक्य हमारा किसी को हतोत्साहित भी कर सकता है और एक ही वाक्य किसी को प्रोत्साहित भी कर सकता है। तो अ टीचर शुड ऑलवेज कंसिडर अबाउट गिविंग द फीडबैक टू द स्टूडेंट ऑल्सो, और ही और शी मस्ट बी वेरी जुडिशियल अबाउट इट। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि फीडबैक कैसा हो, असेसमेंट के टाइप्स कौन से हैं, असेसमेंट के फील्ड कौन से हैं। अब बात करते हैं फील्ड कि कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं असेसमेंट के। तो यहाँ अभी हम, क्योंकि वी ऑल आर द टीचर्स, सो द क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट इज आवर स्कूल, आवर क्लास। तो अभी हम इस पर बात कर रहे हैं, अदरवाइज आप देखेंगे असेसमेंट के डिफरेंट जो एस्पेक्ट हैं वो डिफरेंट लेवल और डिफरेंट वर्किंग फील्ड के लिए अलग अलग होते हैं। अगर हम बात करें नेशनल इनकम की, जीडीपी की, तो हमारे सामने जो असेसमेंट होगा वो सुमेटिव होगा और वही इफेक्टिव भी होगा। क्यों? क्योंकि उन आंकड़ों के बल पर हम अपने अगले वित्तीय वर्ष की योजना बनाते हैं। वहीं अगर हम बात करें किसी फैक्ट्री की, वहां पर भी डाटाबेस, इट मीन्स सुमेटिव असेसमेंट हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसके जितने भी डाटाज हैं उसके आधार पर ही नेक्स्ट स्ट्रेटेजी प्लान की जाती है। अगर हम स्कूल की बात करें तो हमारे लिए सुमेटिव असेसमेंट एक लेवल पर आकर यूजलेस हो जाता है, क्योंकि हम उस रिजल्ट को ओरिएंटेड नहीं रखते। हम क्लास में जब नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करते हैं बच्चे को, तो वी ऑल हैव द स्किल्स, और हमारे पास एक पैरामीटर्स होते हैं, और हम उन पैरामीटर्स पर ही उन बच्चों को जज करते हैं कि क्या कक्षा 4 के बच्चे को अगर धारा प्रवाह रूप से वह अब किसी वाक्य को पढ़ पा रहा है, उसकी समझ बना पा रहा है और उस वाक्य पर अपने विचार और भी विस्तारित रूप से रख पा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वह बच्चा कक्षा 5 में आने के योग्य है। लेकिन हमने क्या देखा कि सुमेटिव असेसमेंट हमारे लिए एक स्तर पर आकर शून्य है। तो बात करते हैं रचनात्मक आकलन की, कि रचनात्मक आकलन की अवधारणा या फॉर्मेटिव असेसमेंट की अवधारणा एक टीचर को हमेशा सक्रिय रूप से आत्मसात करनी चाहिए। और यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार से हमारे जो कार्य क्षेत्र हैं, अब कार्य क्षेत्र की बात आ रही है, तो अगर हम कक्षा की बात करें तो हमारे कक्षा में ही बहुत सारे कार्य क्षेत्र इसके मिल जाएंगे आकलन के। हर बच्चा अपनी पर्सनालिटी के अंदर विविध आयाम रखता है,
अगर हम एक ही बच्चे का आकलन करने लगे तो हमारे पास इतने सारे क्षेत्र हो जाएंगे कि आप उसकी भाषा, आप उसके कौशल, उसकी दक्षता, उसका व्यवहार और उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पूरा व्यक्तित्व, यानी व्यक्तित्व शब्द अपने आप में बहुत वाइड है। तो एक बच्चे पर ही अगर आप वर्क करना चाहेंगे उसको एसेस करने के लिए, तो भी आपके पास डिफरेंट स्ट्रेटेजीज यू हैव टू डिसाइड। तो यहाँ बात करेंगे जब पूरी कक्षा के लिए आपको प्लानिंग करनी है, as in the very beginning of the new session, we have to just compile the 50 days remedial camp, and this camp is organized for this purpose कि आकलन के पर आधारित ही अब जो नवीन सत्र आरंभ होगा उसके प्रथम दिवस से ही 50 दिन का हमारे पास ध्यानाकर्षण शिविर, रेमेडियल कैंप लगाया जाना है, और उसके फर्स्ट डे से ही असेसमेंट क्वेश्चन पेपर बनाए जाएंगे, और उन असेसमेंट क्वेश्चन शीट के बेस पर कक्षा की प्रत्येक बच्चे का आकलन किया जाएगा। और आकलन करने के बाद एज आई टोल्ड यू कि पेस ऑफ लर्निंग, डिजायर्ड एंड एक्वायर्ड लर्निंग आउटकम, इनका जो गैप है उसको फिल करने के लिए पूरी रणनीति के तहत एक टीचर को वर्क करना होगा, और 3 ग्रुप्स में ये काम होगा। तो यहाँ ये बात है कि जब आकलन इतना इम्पॉर्टेंट है और एवरी टाइम एवरी मोमेंट वी हैव टू एसेस आवरसेल्फ आल्सो एज वेल एज द स्टूडेंट, तो इस इतनी स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस को किस प्रकार से हम फ्रेम अप करें, किस प्रकार से हम उसको इम्प्लीमेंट करें, दैट इज द बिग चैलेंज फॉर अस। तो यहाँ हम बात कर रहे थे, हमने कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए, द मीनिंग ऑफ असेसमेंट, द क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट, द पर्पज ऑफ असेसमेंट, द टाइप्स ऑफ असेसमेंट, एंड हाउ कैन वी implement, it means the strategy for the implementation of the assessment। इतने पोर्शन से रिलेटेड अगर किसी साथी को कोई क्वेरी हो, देन यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स एंड देयर विल बी सॉल्यूशंस विल बी गिवन टू यू बाय द टीम एज वेल एज मी ऑल्सो। अब मेन मुख्य विषय वस्तु जो है वो इस प्रकार से है कि किस प्रकार से हम इस संकल्पना का निर्माण करें और हमारा पर्पस क्या हो इस असेसमेंट की अवधारणा को और आगे बढ़ाने के लिए। तो इन सब चीज़ों के साथ हमारे सामने इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कंसेप्ट आता है, वो इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट इसमें बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करता है। एंड वी ऑल नो अबाउट द टर्म ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, कि यहाँ ये बात की जा सकती है कि इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या। तो यहाँ ये है कि जब एक ही कक्षा में विभिन्न भाषा, संस्कृति और विभिन्न वातावरण के बच्चों को पढ़ाया जाता है, दैट इज द इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका एक बहुत उत्तम प्रभाव ये होता है कि जब विभिन्न संस्कृति, विभिन्न सभ्यता, विभिन्न भाषा, विभिन्न व्यवहार, विभिन्न रीति रिवाज, परंपराओं के बच्चे एक साथ एक कक्षा में आकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो बच्चे आपस में एक दूसरे का आकलन तो करते ही हैं, साथ ही साथ वो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो यहाँ इंक्लूजन वाली क्लास में टीचर के लिए बहुत सरल हो जाता है कि कई बार वो ऐसा कंटेंट जो बच्चों को संप्रेषित करना चाहती है, उनके एनहेंसमेंट के लिए वो बच्चे स्वयं ही आपस में शेयरिंग से सीख जाते हैं। टीचर को सिर्फ उसको ब्रशअप या फर्निश करना पड़ता है। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो असेसमेंट को लेकर के चलती हैं टर्न बाय टर्न डेवलपमेंट की तरफ। इसी के साथ साथ असेसमेंट का फोकस पूरा जो रहता है वो सामुदायिक सहभागिता पर भी रहता है। इट मीन्स ग्रुप वर्क, कि हमें सदैव ये प्रयास करना चाहिए कि बच्चे ग्रुप वर्क में कार्य करें। उस ग्रुप वर्क में जब कार्य करेंगे तो बच्चे एक दूसरे को ऑब्जर्व करेंगे, और जब बच्चे एक दूसरे को ऑब्जर्व करेंगे तो एक दूसरे के गुणों को भी स्वीकार करेंगे, अवगुणों पर अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, और जब गुण और अवगुण पर प्रतिक्रिया दी जाएंगी तो स्वीकार्यता भी आएगी। क्योंकि हमने अधिकतर हम सभी ने ये महसूस किया होगा कि यदि हमारे समक्ष कोई और अधिक ज्ञानी व्यक्ति आ जाता है या वो किसी कला में निपुण है, तो हमारा व्यवहार 2 प्रकार का हो जाता है। हम फिर बात करेंगे द पिग्मेलियन थ्योरी ऑफ माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स्ड माइंडसेट की। तो कई बार वो व्यक्ति हमारे सामने चाहे कितना भी सक्षम क्यों ना हो, चाहे कितना भी योग्य क्यों ना हो, हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते, और हमारा व्यवहार जाने अनजाने इस प्रकार का विध्वंसकारी या इस प्रकार का नकारात्मक हो जाता है कि हम उस नकारात्मक विचारों से स्वयं ही ग्रसित
हो जाते हैं। लेकिन यदि उसी फिक्स्ड माइंडसेट को हम ग्रोथ माइंडसेट में परिवर्तित कर लें, कि अर्थात अगर हमारे सामने हमसे अधिक कोई बहुत ही योग्य व्यक्ति है या योग्य ऐसा व्यक्तित्व है, तो क्यों ना हम उससे कुछ नई चीज़ें सीखें और क्यों ना हम खुले विचारों को आमंत्रित करें। तो इस प्रकार से जब हम सेल्फ रेसिस्टेंस पावर को डेवलप कर लेंगे तो हमारे लिए जो विजन हमारा डेवलप होगा, उस विजन को हम जब और एनहेंस करेंगे तो हमारे लिए आकलन करना बहुत सरल हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हम आकलन के डिफरेंट कैटेगरीज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ अब हमने देखा कि किस प्रकार से हम रिपोर्टिंग करें, डॉक्यूमेंटेशन करें। तो ये सब हमारे असेसमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो डे बाय डे एक्सपर्ट के द्वारा आपको क्लियर किए भी जाएंगे। एंड शिवाली मैम ऑल्सो विल ऑल्सो टेल यू एंड सेशन विल बी हैव। और इसी के साथ साथ अगर किसी को और कोई बात कहीं रखनी हो, कुछ ऐसी क्वेरी हो, देन आई एम हियर